हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फाइनेंस प्लस। आज हम डिस्कस करेंगे 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो पेटीएम ब्रांड के लिए जाना जाता है। और ये शायद इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ है, क्योंकि इसमें पेटीएम जो है 18,300 करोड़ रुपए का फंड रेज करने वाला है। और क्या आप ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए? अगर ये आईपीओ आप अप्लाई करते हैं तो क्या ये ब्लाइंड बेट होगा या फिर प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट? तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पेटीएम के बिजनेस के बारे में। तो पेटीएम 2010 में एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसमें सिर्फ मोबाइल बैलेंस टॉपअप हो रहा था, लेकिन 2014 में ये एक डिजिटल वॉलेट बन गया। डिजिटल वॉलेट जो है उसमें आप मनी लोड कर सकते हैं और उसके थ्रू आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट कर सकते हैं, या दूसरे जो भी बिल्स या फिर टिकट ये सब कर सकते हैं। और 2016 में जब गवर्नमेंट डिमोनेटाइजेशन किया था, उस टाइम कैश की बहुत कमी आ गई थी, तो डिजिटल पेमेंट्स बहुत सारा बढ़ गया था और उसमें पेटीएम भी एक बेनिफिशियरी था। तो पेटीएम का रियल बिजनेस क्या है? क्या एक डिजिटल वॉलेट है, या फिर एक पेमेंट बैंक है, या फिर ई कॉमर्स कंपनी है, या फैंटेसी स्पोर्ट्स में है, या टिकटिंग भी है? तो पेटीएम का ये सारे बिजनेस है, जैसे कि डिजिटल वॉलेट भी है पेटीएम का, और पेमेंट बैंक भी है पेटीएम पेमेंट बैंक, और ये एक ई कॉमर्स कंपनी भी है। लेकिन ई कॉमर्स इसका अच्छा नहीं चल रहा था। जैसे ई कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन है, ऐसे पेटीएम का भी एक था। और ये फैंटेसी स्पोर्ट्स में भी है, टिकटिंग में भी है। पेटीएम के थ्रू आप फ्लाइट टिकट या फिर बस टिकट भी कर सकते हैं, जो कि कॉमर्स और क्लाउड सेगमेंट का एक पार्ट है। और ये म्यूचुअल फंड भी है, पेटीएम के थ्रू आप म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, स्टॉक भी बाई कर सकते हैं, और इंश्योरेंस भी बाई कर सकते हैं। इसीलिए पेटीएम को बहुत सारे लोग सुपर ऐप बोलते हैं, क्योंकि एक ही ऐप में आपको ये सारे फैसिलिटी मिल जाता है, जैसे कि डिजिटल वॉलेट, पेमेंट बैंक, ई कॉमर्स कंपनी, फैंटेसी स्पोर्ट्स, टिकटिंग, म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकिंग और इंश्योरेंस, ये सारे चीज़। लेकिन ये सब में से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता है? यूपीआई से। यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि इंडिया का एक पेमेंट मैकेनिज्म है। तो यूपीआई में जितना भी सारा ट्रांजैक्शंस होता है, उसका 13% तो पेटीएम के जरिए ही होता है। और जो P2M सेगमेंट है, जिसे बोलते हैं प्योर टू मर्चेंट सेगमेंट, इसमें तो पेटीएम डोमिनेट कर रहा है। सारे P2M जितना भी है उसका 50% शेयर तो पेटीएम का ही है। तो P2M क्या है? प्योर टू मर्चेंट। जब आप कोई स्टोर में विजिट करते हैं ना, और स्टोर ओनर को पेमेंट करते हैं, तो ये होता है P2M। मतलब पेटीएम जो है स्टोर ओनर के साथ पार्टनरशिप को किया है, और जो आप पे कर रहे हैं पेटीएम के थ्रू पे कर रहे हैं, तो ये इसको बोलते हैं P2M, प्योर टू मर्चेंट सेगमेंट। और प्योर टू मर्चेंट सेगमेंट में पेटीएम का जो ट्रांजैक्शन है लास्ट 2 साल में ये कितना बढ़ा है? 33% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है। और जो नंबर ऑफ मर्चेंट्स है, मतलब जितना भी शॉप ओनर या फिर स्टोर ओनर जो है, उनके साथ जो पार्टनरशिप है पेटीएम का, 70 लाख से बढ़ के ये 2 करोड़ हो गया है। और ये जो सेगमेंट है ये बहुत मैटर करता है। क्यों? क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शन में कोई भी पैसा नहीं कमाता है। क्योंकि जब आपको पता होगा, जब आप कोई फ्रेंड को यूपीआई के माध्यम से, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से, या फिर पेटीएम के माध्यम से भी पैसा सेंड करते हैं, तो आप जितना भी सेंड करते हैं उतना तो फ्रेंड के पास चला जाता है। तो कुछ भी आपको चार्जेस नहीं लगता है, तो कोई भी इसमें पैसा नहीं बनाता है, कोई इंटरमीडियरी। तो इसीलिए P2M सेगमेंट में क्या होता है, पेटीएम इसका जो पेमेंट गेटवे होता है, इसमें से या फिर वैल्यू एडेड सर्विस में इसमें से पैसा कमाता है। फॉर एग्जांपल, जो पेटीएम जो है क्लिक्स कैपिटल के साथ पार्टनरशिप करके मर्चेंट को लोन प्रोवाइड कर रहा है। मर्चेंट कौन है? जो स्टोर ओनर, शॉप ओनर, वो हो गए। तो क्योंकि जो स्टोर ओनर है उनका सारा ट्रांजैक्शन पेटीएम के थ्रू ही होता है, पेटीएम गेटवे के थ्रू होता है, तो पेटीएम को पता है कि इनका जो ट्रांजैक्शन क्या है, और इनका बिजनेस के बारे में सब कुछ पता होता है, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितना जो इनकम हो रहा है, जितना भी ऑनलाइन पेमेंट होता है उसमें से तो पता चल जाता है। तो पेटीएम एक तरह से एक मर्चेंट का क्रेडिट वर्दीनेस जान सकता है। मतलब अगर उसको कुछ लोन दिया तो वो रिटर्न कर सकता है या नहीं, ये सब वो डाटा होता है पेटीएम के पास।
तो इसमें पेटीएम मर्चेंट को एक क्विक लोन भी दे सकता है, और जब लोन देता है तो उसमें से कुछ कमीशन पेटीएम का भी होता है। तो पेटीएम तो खुद मर्चेंट को लोन भी दे सकता है, और इसका जो थर्ड पार्टी के साथ पार्टनरशिप क्यों कर रहा है, उनसे फिर कमीशन क्यों ले रहा है, खुद भी लोन ले सकता है और उनका जो पूरा जो जितना भी कमीशन है खुद का बन सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक कब बना है, 2017 में बना है। और पेमेंट बैंक जो होता है उनके ऊपर बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस होता है, जैसे कि डिपॉजिट्स के ऊपर भी लिमिट होता है, और लोन वगैरह नहीं दे सकते हैं, और भी बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस होता है। और अभी जो रेगुलेशंस है उसके हिसाब से जो पेमेंट बैंक होता है ये 5 साल ऑपरेशन करने के बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकता है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के बाद ये सारे जो रेस्ट्रिक्शंस है ये सब उड़ जाता है, और ये डायरेक्ट लोन भी उस टाइम पे कर सकते हैं। तो अभी 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक स्टार्ट हुआ था, तो 2022 तक ये एलिजिबल हो सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। और अभी के लिए पेटीएम बहुत सारा जो P2M सेगमेंट है, जो कि UPI ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसका बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर दिया है। आप इसे इसी तरह सोच सकते हैं, जब एक UPI पेमेंट करते हैं तो एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, और सेंडर जो सेंड करता है उसका बैंक जो हो गया सेंडर्स बैंक, और जब रिसीवर बैंक में रिसीव करता है वो हो गया रिसीवर्स बैंक। सेंडर्स बैंक को बोलते हैं रेमिटर बैंक, और रिसीवर्स बैंक को बोलते हैं बेनिफिशियरी बैंक। तो बेनिफिशियरी बैंक जो फ्रंट में कौन लीड कर रहा है सबसे ज़्यादा, पेटीएम, क्योंकि जो मर्चेंट हो गया, मर्चेंट जो स्टोर ओनर शॉप ओनर होते हैं, जब आप उनको पे करते हैं तो वो पेटीएम पेमेंट बैंक में जो आपका मनी रिसीव करते हैं, तो इसमें सबसे जो बेनिफिशियरी बैंक फ्रंट में पेटीएम पेमेंट बैंक लीड कर रहा है। और पेटीएम और भी बहुत सारा जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि पेमेंट गेटवे, साउंड बॉक्स, करंट अकाउंट फैसिलिटी, QR कोड, PS टर्मिनल्स फॉर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन। तो साउंड बॉक्स क्या है, आप कोई स्टोर में पे करने के बाद सुने होंगे एक वॉइस मैसेज आता है कि पेमेंट रिसीव्ड, तो वो हो गया पेटीएम साउंड बॉक्स। और POS टर्मिनल क्या है, आप कोई भी शॉप में या फिर मॉल में जाते हैं तो कार्ड के थ्रू जो स्वाइप करते हैं, उसको जो मशीन होता है उसको बोलते हैं POS। तो ओवरऑली देखें तो पेटीएम पेमेंट बैंक में अभी 6 करोड़ के आसपास यूज़र है, जिसमें रिटेलर भी है, और इनका जो डिपॉजिट्स है $700 मिलियन से भी ज़्यादा है। और पेटीएम अगर SFB लाइसेंस मिल जाता है फ्यूचर में, SFB क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये पेटीएम के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। तो ये तो हम बात कर लिए पेटीएम का रिलेशनशिप मर्चेंट के साथ, लेकिन रिटेलर यूज़र का क्या, जैसे कि आप हम जैसे, तो पेटीएम के पास 33 करोड़ रिटेलर भी है, और उसमें से 5 करोड़ लोग एक्टिव यूज़र है, जो कि मंथली एटलीस्ट एक ट्रांजैक्शन करते हैं। और पेटीएम ये यूज़र बेस का क्या करेगा, तो उसके लिए पेटीएम का एक लैंडिंग प्रोडक्ट है, जैसे कि बाय नाउ पे लेटर जैसा पेटीएम पोस्टपेड फैसिलिटी, और कुछ ओल्ड फैशन्ड लोन भी है। और पेटीएम फ्यूचर में ये सब जो यूज़र है उनको म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और स्टॉक ब्रोकिंग सेगमेंट ऑफर करेगा। जैसे कि कोई ऑलरेडी अगर पेटीएम यूज़ कर रहा है तो वो प्रीफर करेगा कि पेटीएम से ही म्यूचुअल फंड लेगा या फिर इंश्योरेंस लेगा, या फिर कोई स्टॉक बाय करना है तो पेटीएम ही यूज़ कर सकता है। तो ये एक हाईली लुक्रेटिव बिजनेस है, और इसमें बहुत सारा पोटेंशियल भी है। तो पेटीएम पहले डिजिटल वॉलेट, फिर पेमेंट बैंक और लेंडिंग स्टार्ट करके अभी फाइनली मनी मैनेजमेंट में आ गया। तो पेटीएम चाहता है कि एक ही सुपर ऐप के अंदर सारे यूज़र को लॉक कर देना है, जैसे कि मतलब एक ही ऐप के अंदर सारे यूज़र को ये सारे फैसिलिटी मिल जाए। तो चलिए देखते हैं पेटीएम का स्ट्रेंथ के बारे में, या फिर जैसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो पेटीएम के पास एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें बहुत सारा मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे कि हम देखें कि एक ही ऐप के अंदर बहुत सारा फैसिलिटीज़ होता है, और पेटीएम एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में ये एक बहुत अच्छा ट्रस्टेड ब्रांड है। और पेटीएम के पास जितना भी जो P2M सेगमेंट में जितना भी मर्चेंट होते हैं उनके जो ट्रांजैक्शन के बारे में डिटेल्स पता होता है, तो इससे यूज़ करके जो मर्चेंट होता है उनके नीड के हिसाब से ये टेक्नोलॉजिकली इनोवेशन भी कर सकते हैं।
और पेटीएम का जो हो ये इनका खुद का एक टेक्नोलॉजी है, इन हाउस टेक्नोलॉजी, और ये इनोवेशन में बिलीव करते हैं और इनके पास बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर है और स्ट्रांग मैनेजमेंट टीम है। तो ये सारे हो गए पेटीएम के स्ट्रेंथ्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं कंपनी का रिस्क फैक्टर के बारे में। तो पेटीएम जो है अपनी जो एग्जिस्टिंग मर्चेंट है, जो शॉप ओनर या फिर स्टोर ओनर है, उनके ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है। और जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है उनके प्लेटफॉर्म में ये बढ़ेगा तभी पेटीएम का इनकम होता है। तो ये एक रिस्क फैक्टर है। और एक जो कंपनी का डिपेंडेंसी है कि नए यूज़र को अट्रैक्ट करना है अपने प्लेटफॉर्म में, और जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है पेटीएम के थ्रू ये बढ़ाना है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है क्योंकि अभी पूरी तरह डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है। तो और भी जो बहुत सारे लोग हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, उनको भी अट्रैक्ट करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और पेटीएम का जो मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है पेमेंट सर्विस से ही आता है। तो ये भी एक रिस्क है क्योंकि पेमेंट सर्विस में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कंपनी का बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है। और अगर पेटीएम जो है अपनी जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि मोबाइल ऐप हो गया और दूसरे टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इनको मेंटेन करने के लिए फेल हुआ या फिर इम्प्रूव नहीं कर पाया, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होगा। और पेटीएम जो डिपेंड कर रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट देने के लिए, जैसे कि हम डिस्कस किए क्लिक्स कैपिटल के ऊपर पेटीएम डिपेंड था मर्चेंट लोन के लिए, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। और कंपनी का एक हिस्ट्री ऑफ नेट लॉसेस रहा है, कंपनी अभी तक प्रॉफिट में नहीं है, अभी तक लॉस में ही है, ये एक रिस्क फैक्टर है। और कंपनी जो जो सेगमेंट में है ये इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत सारा इवॉल्व कर रहा है और कंज्यूमर नीड के हिसाब से अगर टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। जैसे कि पहले डिजिटल वॉलेट था, लेकिन अभी लोग डिजिटल वॉलेट यूज़ नहीं कर रहे, अभी यूपीआई के थ्रू डायरेक्ट अकाउंट से पे कर रहे। तो ऐसे टेक्नोलॉजिकल इवॉल्व नहीं होगा तो ये कंपनी के लिए रिस्क होगा। और कंपनी जो कुछ बिजनेस एस्पेक्ट के लिए थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। तो पेटीएम ये आईपीओ के जरिए कितने फंड राइज कर रहा है और वो पैसा का क्या यूज़ करेगा, तो चलिए देखते हैं। तो पेटीएम 18,300 करोड़ रुपए ये आईपीओ के जरिए राइज करेगा। और पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 16,600 करोड़ रुपए फंड राइज करेगा, लेकिन एक प्री आईपीओ जो राउंड था वो शायद कैंसिल हो गया, इसलिए पेटीएम 18,300 करोड़ अभी रेज कर रहा है। और 18,300 करोड़ से जो 10,000 करोड़ है ये तो डायरेक्ट शेयर होल्डर के पास जाएगा, ये पैसा जो है कंपनी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है वो ओएफएस कर रहे हैं, अपने जो शेयर है वो सेल कर रहे हैं, ऑफर फॉर सेल जिसे बोलते हैं। तो ये पैसा डायरेक्ट शेयर होल्डर के पास चला जाएगा। और जो बैलेंस जो है 8,300 करोड़ ये पेटीएम के अकाउंट में आएगा। और पेटीएम इससे क्या यूज़ करेगा, इसके एक्विजिशन के लिए या फिर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए और मर्चेंट को एक्विजिशन करने के लिए ये यूज़ करेगा। तो चलिए देखते हैं पेटीएम का प्राइस बैंड और वैल्यूएशन के बारे में। तो पेटीएम आईपीओ का जो प्राइस है पर शेयर 2080 से 2150 किया है। और जो अपर वैल्यूएशन है 2150 के हिसाब से ये कंपनी का वैल्यूएशन अभी $20 बिलियन हो रहा है, मतलब 1,49,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो रहा है, जो कि अपना जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है पेटीएम का उससे 70 टाइम्स से ज़्यादा है, 70 टाइम्स से भी ज़्यादा है। और जो मार्च 2021 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू था पेटीएम का 2109 था और उसका 70 टाइम्स से भी ज़्यादा हो रहा है, 1,49,000 करोड़। और ये एक ओवर वैल्यूड शेयर लग रहा है जब हम कंपेयर करेंगे ग्लोबल पीयर्स के साथ भी। तो ये एक एक्सपेंसिव स्टॉक है, नो डाउट। और चलिए देखते हैं क्या कौन कौन एंकर इन्वेस्टर जो है पेटीएम में इन्वेस्ट किए हैं। तो कंपनी जो है 8,235 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्ट के थ्रू फंड राइज किया है। और एंकर इन्वेस्टर मतलब ऐसे बहुत बड़े जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी से होता है, जैसे कि ब्लैक रॉक, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड। और ये जो होते हैं ये आज बाय करेंगे कल सेल करेंगे ऐसे नहीं होते हैं, जैसे कि रिटेलर होते हैं। ये जो कंपनी इन्वेस्ट करते हैं ये रियली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी एक
गुड पॉइंट है कि पर शेयर जो इसका वैल्यू इतने ओवर प्राइस्ड होने के बाद भी एंकर इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो चलिए देखते हैं पेटीएम का फाइनेंशियल्स। तो पेटीएम का जो फाइनेंशियल्स है लास्ट 3 ईयर का हम देखेंगे, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का। तो फाइनेंशियल ईयर 19 में पेटीएम का जो टोटल रेवेन्यू था 3579 करोड़ था, और जो पेटीएम लॉस में ही था, तो इसका जो नेट लॉस था ये 4225 करोड़ था। और फाइनेंशियल ईयर 20 में इसका जो रेवेन्यू है ये और भी कम हो गया, ये आ गया 3540 रुपीज़, और इनका लॉस भी थोड़ा कम हुआ है। लॉस जो कि 4000 करोड़ के आसपास था, ये कम होकर 2942 करोड़ हो गया। और फाइनेंशियल ईयर 21 में इनका जो टोटल रेवेन्यू है 3186 करोड़ रुपीज़, और जो टोटल लॉस था 1700 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। और आप इसमें देख सकते हैं कि इनका जो टोटल इनकम है ये ज़्यादा बढ़ा नहीं है, टोटल रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ा नहीं है, और भी कम हुआ है 6% CAGR में। लेकिन लॉस भी कम हुआ है क्योंकि पेटीएम जो अपना कैशबैक ऑफर्स ये सब धीरे धीरे कम कर रहा है, जो एडवर्टाइजिंग है ये कॉस्ट कम कर रहा है, इसीलिए इनका जो लॉस है ये कम हो रहा है, लेकिन इनकम नहीं बढ़ रहा है। और अगर हम लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे तो पेटीएम का एवरेज जो अर्निंग पर शेयर है EPS ये भी नेगेटिव में है, -43 रुपीज़, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है ये -36.9% है। और अगर हम जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखें तो पेटीएम का ये 20.67 है, और इसका जो नेट एसेट वैल्यू है NAV 104 है। ये जून 30 ये जो फर्स्ट क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 2020 का, उसके हिसाब से ये NAV 104 रुपीज़ है। और जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वैल्यूएशन है ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका अर्निंग जो है, अर्निंग मतलब नेट प्रॉफिट जो है ये ही नेगेटिव में है, तो इसका हम PE वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो इसका वैल्यूएशन PE वैल्यू नहीं देख सकते हैं। तो चलिए IPO के डिटेल से जानते हैं। ये एक बुक बिल्ट IPO है, मतलब आप हर दिन इसका जो सब्सक्रिप्शन डाटा है देख सकते हैं, कितने टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है, और इसका जो फेस वैल्यू है 1 रुपीज़ रखा गया है। और IPO का प्राइस बैंड जो है 2080 से 2150 रुपये रखा गया है पर शेयर, और एक लॉट में 6 शेयर आता है, और मिनिमम आप 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 6 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लिस्टिंग कहाँ हो रहा है, BSE NSE दोनों में हो रहा है। और इश्यू साइज़ क्या है, 18,300 करोड़ रुपए है, और उसमें जो फ्रेश इशू है 8,300 करोड़ रुपए, मतलब ये पैसा डायरेक्ट पेटीएम के पास जाएगा, कंपनी के पास। और 10,000 करोड़ रुपए जो है ये OFS है। OFS मतलब ऑफर फॉर सेल, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है अपना शेयर सेल कर रहे हैं। तो चलिए टाइम टेबल के बारे में देखते हैं। पेटीएम IPO कब ओपन हो रहा है, नवंबर 8 मतलब आज, और कब क्लोज हो रहा है, नवंबर 10 को क्लोज हो रहा है। और अलॉटमेंट कब होगा, शेयर अलॉटमेंट नवंबर 15 को हो रहा है, और जिसको शेयर अलॉट नहीं हुआ है नवंबर 16 को उसको रिफंड हो जाएगा। और डीमैट अकाउंट में शेयर कब क्रेडिट होगा, नवंबर 17 को। और IPO लिस्टिंग कब हो रहा है, नवंबर 18 2021 को IPO स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हो रहा है। और इसका लॉट साइज क्या है, कट ऑफ प्राइस, जैसे कि इसमें प्राइस बैंड जो था 2080 से 2150 था, तो 2100 जो 50 है ये कट ऑफ प्राइस है। तो कट ऑफ प्राइस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मिनिमम जो आप अप्लाई कर सकते हैं 12,900 रुपये के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 6 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम 90 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हो रहा है 1,93,500 रुपये। तो ओवरऑली देखें तो पेटीएम लास्ट जो 3 फाइनेंशियल ईयर है उसमें लॉस में ही है, और ये इतना जल्दी प्रॉफिट में आने वाला नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में इसका जो टोटल एक्सपेंस है ये बढ़ने वाला है। क्योंकि पेटीएम जो है अपना एग्जिस्टिंग कस्टमर को बनाए रखने के लिए और नया कस्टमर एक्वायर करने के लिए ये और भी कैशबैक जैसे ऑफर देता रहेगा, तो इनका एक्सपेंस जो है कम नहीं होने वाला है नियर फ्यूचर में। तो ये एक लॉस में ही रहने वाला है, इतना जल्दी प्रॉफिट में नहीं आने वाला है। और ये कंपनी का जो शेयर प्राइस तय किया गया है ये बहुत ही ओवर वैल्यूड है, जो कि अपना जो नेट रेवेन्यू है उसका 70 टाइम से भी ज़्यादा है। तो जो रिस्क टेकर है वो ही लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं
वो नवंबर 10 जो कि 3rd डे IPO का है उस टाइम चेक कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस और ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये सब चेक करने के बाद आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है वीडियो का अंत। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और वीडियो के पहले जो आपके मन में जो भी डाउट था वो सब क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ क्वेश्चंस या फिर सजेशंस है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप इजी फाइनेंस प्लस को इंस्टाग्राम और FB में फॉलो कर सकते हैं इजी फाइनेंस प्लस का पेज को, और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर, साइनिंग ऑफ।